वालेकुम। मेरा नाम अली याकूब है और इस वीडियो के अंदर हम ब्रेकअप एक्सिस की क्लिनिकल डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सारा ब्रेकअप एक्सिस डिटेल से स्टडी कर लिया है। तो जो इसकी क्लिनिकल है ना, वो अपने पेपर और वाइवा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि पेपर के अंदर इसका अक्सर शॉर्ट नोट रहता होता है और क्लिनिकल्स जो इसकी हैं वो वाइवा के अंदर तो ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो ब्रेकअप एक्सिस की सबसे कॉमन इंजरी है ना, वो होती है हमारे पास आर्ब्स पैरालिसिस। ठीक है, अब ये आर्ब्स पैरालिसिस अब ब्रेकअप एक्सिस की इंजरी है। किस पार्ट की ब्रेकअप एक्सिस की इंजरी है? अपर ट्रंक की। ठीक है, अपर ट्रंक में भी एक खास पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं आर्ब्स पॉइंट। उसकी इंजरी को हम क्या बोलते हैं? आर्ब्स पैरालिसिस। अब वो पॉइंट कहाँ पर होता है ये दिखा देता हूँ। ये हमारे पास C5 और C6 रूट मिलती हैं, अपर ट्रंक बनाती है। अपर ट्रंक के अंदर हमें पता है दो नर्व्स निकलती हैं, एक सुप्रास्कैपुलर और एक नर्वस सबक्लेविस। जिस पॉइंट से ये नर्व्स निकल रही है ना, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? आर्ब्स पॉइंट। अगर इस पॉइंट के ऊपर इंजरी आएगी तो आर्ब्स पैरालिसिस हो जाएगा। और ये प्रेजेंट कहाँ पर है? पॉइंट अपर ट्रंक के ऊपर, याद रखिएगा। अब अपर ट्रंक की मैं बोले इंजरी अगर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आर्ब्स पैरालिसिस। अब देखें कि अपर ट्रंक की इंजरी हो कैसे सकती है हमारे पास। ये एक मॉडल है, ये इसकी नेक होगी, ये इसका ट्रंक हो गया। तो नेक और ट्रंक के दरमियान एंगल बन रहा है। अगर ये वाला एंगल इंक्रीज हो गया ना किसी भी वजह से, यानी कि ऐसे एंगल इंक्रीज हो गया, तो अपर ट्रंक की इंजरी आती है। लोअर ट्रंक की भी इंजरी आती है ब्रेकल प्लेक्सिस की। वो कब आती है? ये आर्म और ट्रंक के दरमियान एंगल बन रहा है, अगर ये एंगल इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो लोअर ट्रंक की इंजरी आएगी। बात समझ आ गई? तो हमने पढ़ा कि अर्ज पैरालिसिस के अंदर अपर ट्रंक के ऊपर इंजरी आती है। अपर ट्रंक में भी एक खास पॉइंट है अर्ज पॉइंट, उस पर इंजरी आती है। अब वो नर रोड इसकी क्या बनती है? वो बनती है मेरे पास C5 और C6, क्योंकि अपर ट्रंक तो C5 और C6 से मिलकर बनती है ना। C5 और C6 से मिलकर अपर ट्रंक बनती है, तो इसकी नर रोड क्या है? रूट वैल्यू C5 और C6, मेनली C5 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने पढ़ा कि अपर ट्रंक की इंजरी की वजह से ब्रेकियल प्लेक्सिस की अर्ज पैरालिसिस रहती है। हम ये देखते हैं कि ये जो इंजरी है अपर ट्रंक की, ये कैसे कैसे हो सकती है। सबसे जो मेन और कॉमन कॉज है इसका, वो है बर्थ इंजरी, यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान। ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है? बच्चे के जब सर पकड़ के निकालते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर ये सर ज़्यादा मूव कर जाए तो क्या होगा? ये नेक और ट्रंक का एंगल इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही एंगल इंक्रीज होगा, अपर ट्रंक की इंजरी हो जाएगी, अर्थ पैरालिसिस हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे के अंदर ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी आ गई है? इसको चेक करने के लिए ना हम मोरो रिफ्लेक्स चेक कर सकते हैं। अभी मोरो रिफ्लेक्स हम चेक कैसे करते हैं? बच्चे को ऐसे पकड़ना है और बच्चे को ना ऐसे करके उछालना है थोड़ा सा। ठीक है, जब हम उछालेंगे ना ऊपर की तरफ, तो क्या होगा? बच्चा दो तरह से रिएक्ट करेगा। पहले फेज के अंदर वो पूरे के पूरे बाजू और टांगे दोनों फैला लेगा और हाथ भी पूरे खोल देगा। दूसरे के अंदर वो हाथ और पाँव दोनों ट्रंक की तरफ, पेट की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स को मोरो रिफ्लेक्स। ये नॉर्मली बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है और आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ ही खत्म हो जाता है, तकरीबन 6 से 8 महीनों के अंदर। लेकिन जो अभी बर्थ जिसकी हुई है ना बच्चे की, उसके अंदर ये प्रेजेंट जरूर होगा। ठीक है, अब अगर अपर ट्रंक की इंजरी हुई है, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस की अपर ट्रंक की इंजरी हुई है, तो ये मोरो रिफ्लेक्स जो है ना, ये देखने को मिलेगा ही नहीं बच्चे में। ठीक है, तो ये एक उसका कॉज हो गया कब? बर्थ इंजरी के दौरान। दूसरा होता है कि अगर कोई बंदा अपने शोल्डर के बल गिर जाए। अब ये शोल्डर के बल, कंधे के बल अगर गिरेगा तो देखिएगा, कंधे के बल जब गिरता है तो क्या होगा? ऐसे का कुछ होगा ना कि ये जो इसका आर्म है इसके ट्रंक के नीचे चला जाएगा और ये नेक इसके ऐसे मूव कर देगा। जब ये इस तरह से मूव करेगा तो ये एंगल इंक्रीज ही हो रहा है, तो ये एंगल इंक्रीज होने से हमें क्या पड़ा कि अपर ट्रंक की इंजरी हो जाती है। तो अपर ट्रंक की इंजरी को हम अर्ज पैरालिसिस बोलते हैं। तीसरा इसका कॉज होता है एनेस्थीसिया के दौरान। अब एनेस्थीसिया हम कब देते हैं? जब हमने सर्जरी करनी होती है। अगर हमने अपर लिम्ब की सर्जरी करनी है ना, तो हम क्या करेंगे? हम ब्रेकियल प्लेक्सिस को ब्लॉक कर देंगे। जब ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक, आगे सारी नर्व्स ब्लॉक, तो सुनना रहेगा सारा बात, तो हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमें पता है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस कहाँ पर होता है? ये इस रीजन के अंदर, नेक वाले रीजन के अंदर, और ये एक्सला के रीजन के अंदर से हमारा अपर लिम्ब के अंदर आ रहा होता है। अब एनेस्थीसिया भी हमने जब देना है तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। मेथड कौन कौन सा हो सकता है? ये क्लैविकल है हमारी, समझे? क्लैविकल से ऊपर सुपरा क्लैविकुलर मेथड हो सकता है, क्लैविकल से नीचे इंफ्रा क्लैविकुलर मेथड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है ना सारा। एक्सिला के अंदर होता है ब्रेकियल प्लेक्सिस, तो एक्सिलरी मेथड भी हो सकता है। ठीक, चौथा जो है ना मेथड, वो इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा होता है? वो होता है स्केलेनाइन मसल्स के दरमियान, इंटर स्केलेनाइन मसल्स। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ से ऊपर से नीचे स्केलेनाइन मसल्स आ रहे होते हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। अब एंटीरियर और मिडल जो स्केलेनाइन मसल्स है ना, उनके दरमियान में गैप बनता है एक ट्राइंगल की शेप में, उसको हम बोलते हैं इंटर स्केलेनाइन ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि ये समझे स्केलेनाइन मसल, ये इंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, इसके दरमियान ऐसे करके गैप बनता है, ट्राइंगल बनती है, जिसको हम बोलते हैं इंटर स्केलेनाइन ट्राइंगल। अगर इन ट्राइंगल के दरमियान इंजेक्शन दिया एनेस्थीसिया का, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो क्लेविकल होती है, इसके पीछे क्या होता है? ब्रेकियल प्लेक्सिस का पोर्शन डिवीजन होती है। ठीक है, इसका मतलब है ऊपर की तरफ क्या होगा? हमारा ट्रंक और रूट्स बनेंगे। अब स्केलेनाइन मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, स्केलेनाइन मसल्स के दरमियान ट्राइंगल है, इंटर स्केलेनाइन ट्राइंगल। अगर मैंने एनेस्थीसिया उसमें दिया
तो चांसेस हैं कि मेरी ट्रंक वगैरह में इंजेक्शन लग सकता है। तो अगर गलती से कहीं अपर ट्रंक के अंदर लग गया तो क्या हो जाएगा, अपर ट्रंक डैमेज हो जाएगी, उसके वजह से क्या हो जाएगा, अर्ध पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो अभी हमने क्या बोला था कि अर्ध पैरालिसिस के अंदर नर्व कौन सी इन्वॉल्व होती है, C5 C6। तो इसका मतलब है जितनी भी नर्व्स के अंदर C5 और C6 आता होगा ना, वो नर्व कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। अगर वो नर्व कॉम्प्रोमाइज़ होंगी तो वो जिन मसल्स को आगे सप्लाई करती हैं वो मसल पैरालिसिस के अंदर चल जाएंगे। अब हम बारी बारी देखते हैं कि वो कौन कौन सी नर्व्स हैं। ठीक है, तो C5 से और C6 से स्टार्ट करना है। तो C5 से हमें पहली नर्व निकल गई डोर्सल स्कैपुलर नर्व। ये नर्व जाती रहेगी हमारी, ठीक है, क्योंकि हमने बोला ना C5 और C6 जिस नर्व के अंदर आ गया वो नर्व हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, वो नर्व डैमेज हो जाएगी। तो ये डोर्सल स्कैपुलर नर्व डैमेज हो जाएगी। अभी हम देखेंगे इनकी सप्लाई आगे कहाँ आ रहा है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि नीचे अगर हम इधर से हैं तो ये सुप्रास्कैपुलर नर्व निकल रही है और ये नर्वस ऑफ क्लेविस निकल रही है। ये दोनों नर्व्स भी जाती रहेंगी। ठीक है, अगर उससे नीचे आए तो ये एंटीरियर डिवीजन आ गई, पोस्टीरियर आ गई। एंटीरियर में आए तो ये हमारे पास यहाँ पर 3 नर्व्स मिल रही हैं। अभी 3 नर्व में से ना सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ होगी, एक डैमेज होगी। कौन सी, ये होगी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, अब ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी क्यों होगी, ये लेटरल वाली, और ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर ये होंगी तो सही, ये डैमेज होंगी लेकिन इसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। ये डैमेज होंगी लेकिन इनका इफेक्ट नहीं मिलेगा हमें। क्यों, क्योंकि लेटरल पेक्टोरल नर्व जो है इसकी अल्टरनेटिव एक और नर्व होती है मीडियल पेक्टोरल नर्व। इसका मतलब लेटरल पेक्टोरल नर्व जिस मसल को सप्लाई कर रही है ना, मीडियल पेक्टोरल नर्व भी उसी मसल को सप्लाई कर रही है। तो ये बात समझ आ गई कि इसके पैरालिसिस में जाने से, ये नर्व के डैमेज होने से मसल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरा, ये लिटिल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, इसकी वजह से क्यों नहीं होगा, क्योंकि मीडियन नर्व इसमें बनानी है ना, तो मीडियन नर्व ये मीडियल ब्रांच भी तो बनाती है मीडियन नर्व की। ठीक है, तो एक ये ब्रांच और ये ब्रांच के मिलने से बनता है हमारे पास मीडियन नर्व। तो अगर ये नर्व हमारे पास डैमेज भी होगी तो ये नर्व से तो सप्लाई आएगी इसको, तो ये तो सप्लाई करती रहेगी। ठीक है, तो ये यहाँ से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और देखते हैं कौन सी नर्व। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ से इंटीरियर के अंदर से आए थे तो ये निकली थी, और पोस्टीरियर भी तो आ रही है। अब पोस्टीरियर में देखते हैं कौन कौन सी नर्व्स आती हैं। जब हम पोस्टीरियरली मूव करते हैं ना, पोस्टीरियर कोड के अंदर मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, अल्ट्रा से आप ब्रेन इसका निमोनिक। अब देखते हैं कि अल्ट्रा अपर सब स्केपुलर नर्व, लोअर सब स्केपुलर नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व, रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व, इनमें से जिन जिन के अंदर C5 C6 आता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। और उनमें से मेजरली कौन सी होती हैं, वो होती है अपर सब स्केपुलर नर्व, लोअर सब स्केपुलर नर्व, रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व। ठीक है, C5 और C6 ये पहली दो और आखिर वाली, इनकी रूट वाली भी ये है C5 और C6। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। पोस्टीरियर कॉर्ड के अंदर अपर सबस्केपुलर नर्व, लोअर की और एक्सिलरी की, इन तीनों की देखें सप्लाई C5 और C6 की है। अब ये वाली नर्व डैमेज नहीं होगी ना, क्योंकि इसमें C5 C6 प्रॉपर नहीं आ रहा, इसमें C5 C6 आ रहा है रेडियल नर्व के अंदर, तो ये भी डैमेज होगी। ठीक है, तो नर्व हमें पता चल गई है। तो अब हम इसकी सप्लाई भी देख लेते हैं, कौन कौन से मसल को सप्लाई करती थी। वो नर्व की वजह से जो मसल सप्लाई हो रहे थे वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, तो मसल की पैरालिसिस के अंदर चले जाएंगे। तो मसल देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी मिलेगी नर्व, डोर्सल स्केपुलर नर्व। तो डोर्सल स्केपुलर नर्व की सप्लाई कहाँ पर होती है, स्केपुला के पीछे वाले मसल्स मीडियल बॉर्डर से जितने लगे होते हैं वो 3 लगे होते हैं, रोम्बॉइड, मेजर, माइनर और लेटर स्केपुला, ये तीनों मसल पैरालिसिस के अंदर चल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में पड़ी थी सुप्रास्केपुलर नर्व। सुप्रास्केपुलर नर्व ये रही सुप्रास्केपुलर नर्व। सुप्रास्केपुलर नर्व की हमने सप्लाई क्या पड़ी थी, ये सुप्रास्केपुलर नोज में से निकल के सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस दोनों को सप्लाई करती है, तो ये दोनों मसल भी पैरालाइज हो गए। उसके बाद नर्व सबक्लेविस, तो नर्व सबक्लेविस किसको देती है, सबक्लेविस मसल को। ठीक है, उसके बाद नीचे आए थे तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व थी। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की सप्लाई कहाँ पर होती है, आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स हैं, वो 3 मसल्स होते हैं, बाइसेप ब्रेकाई, कोराकोब्रेकियालिस और ब्रेकियालिस, ये तीनों मसल पैरालिसिस के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, फंक्शन आपको पता है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जारी बात है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकेगा। उसके बाद और कौन सी नर्व ने पड़ी थी, अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, इनकी सप्लाई कौन सी होती है, सबस्कैपुलरिस मसल और टीरिस मेजर, ये भी जाते रहेंगे हमारे मसल्स। ठीक है, उसके बाद एक्सिलरी नर्व है। एक्सिलरी नर्व की सप्लाई होती है डेल्टॉइड मसल और टीरिस माइनर, ये मसल भी जाता रहेगा हमारा। उसके बाद आखिर में थी हमारे पास रेडियल नर्व बची थी। रेडियल नर्व के डैमेज होने से क्या होगा, रेडियल नर्व की सप्लाई कहाँ पर होती है, एक्सटेंसर मसल्स और साथ साथ फ्लेक्सर मसल का सिर्फ सुपिनेटर मसल और ब्रेकियो रेडियलिस मसल। तो इसका मतलब है एक्सटेंसर मसल आर्म और फोर आर्म दोनों के, और सुपिनेटर मसल और ब्रेकियो रेडियलिस ये भी पैरालाइज हो जाएंगे। अब इनके पैरालिसिस की वजह से हमारी कंडीशन क्या बनेगी, डिफॉर्मिटी कैसी की बनेगी। सबसे पहले मसल हम देखेंगे शोल्डर रीजन के। तो शोल्डर से हम नीचे आर्म की तरफ आएंगे, आर्म के बाद फोर आर्म और फोर आर्म के बाद हैंड। तो जैसे जैसे मसल हम देखेंगे कौन कौन से पैरालिसिस हुए हैं, तो उनकी वजह से क्या क्या डिफॉर्मिटी रहेगी, यानी कि हमारा बाजू किस शेप में चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखे जाते हैं। तो अगर शोल्डर में देखा जाए, शोल्डर में मसल पढ़ ली हुए हैं, नर्व सप्लाई मैंने सारी पढ़ ली हुई है।
तो शोल्डर में जो मसल पैरालिसिस में गए हैं वो कौन कौन से मसल पीछे से कौन से हैं? रोम्बॉइड माइनर, मेजर और लेवेटर स्कैपुला है। अब रोम्बॉइड माइनर और मेजर का फंक्शन क्या होता है? उन्होंने रिट्रैक्शन करानी होती है स्कैपुला की, तो रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला नहीं होगी यार पैरालिसिस के अंदर, ठीक है। अब लेवेटर स्कैपुला ने क्या करना था? एलिवेशन ऑफ स्कैपुला। तो एलिवेशन ऑफ स्कैपुला लेकिन होगी क्यों? बेशक लेवेटर स्कैपुला पैरालिसिस के अंदर चला गया है, लेकिन ट्रेपीजियस के अपर फाइबर्स जो इनर्वेटेड है ना, उनको सुलाई आ रही है, तो उनका भी यही काम होता है, तो इनर्वेशन मिल रही है, इसकी वजह से एलिवेशन ऑफ स्कैपुला हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं और कौन कौन से मसल पैरालिसिस के अंदर गए थे शोल्डर जॉइंट के, यानी कि स्कैपुला वाले रीजन के। तो सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस गए थे। अब जब सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस पैरालिसिस के अंदर चल जाएंगे तो कौन सी मूवमेंट परफॉर्म नहीं होगी? क्योंकि ये लेटरल रोटेटर है शोल्डर जॉइंट के, तो लेटरल रोटेशन नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा? मीडियल रोटेशन हो जाएगी शोल्डर जॉइंट पे, ठीक है। और इनका काम होता है एबडक्शन भी होता है, तो एबडक्शन भी नहीं होगी तो एडक्शन में चल जाएगा हमारा बाजू, ठीक हो गया। उसके बाद और कौन से मसल हैं शोल्डर जॉइंट के? डेल्टोइड। डेल्टोइड का काम क्या होता है? उसका भी एबडक्शन काम होता है, तो एबडक्शन नहीं होगी तो एडक्शन में चल जाएगी हमारा बाजू, ठीक है। उसके बाद और कौन सा मसल है? टीरिस मेजर। अब टीरिस मेजर का काम क्या होता है? टीरिस मेजर का काम होता है मीडियल रोटेशन कराना शोल्डर जॉइंट के ऊपर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियल रोटेशन नहीं होगी, लेकिन ये नहीं है ऐसे, मीडियल रोटेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारा पेक्टोरलिस मेजर जो मसल है ना, उसका भी काम होता है मीडियल रोटेशन कराना। तो बेशक टीरिस मेजर पैरालिसिस के अंदर चला गया है, और सबस्कैपुलरिस भी तो पैरालिसिस के अंदर जाएगा ना, तो इन दोनों की जाने की वजह से दोनों क्या करते हैं? मीडियल रोटेशन। तो मीडियल रोटेशन फिर भी होगी, क्यों होगी? पेक्टोरलिस मेजर की वजह से, ठीक है। तो क्योंकि सारे के सारे जितने भी हमारे पास सिट्स मसल हैं, रोटेटर लेटरल रोटेटर मसल्स हैं, वो सारे के सारे पैरालिसिस के अंदर चले गए हैं। तो मीडियल रोटेटर तो है ना भी कोई ना कोई इनर्वेटेड, कौन सा है? पेक्टोरलिस मेजर। तो उसके वजह से हमारी मीडियल रोटेशन आर्म के ऊपर हो जाएगी, शोल्डर जॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं शोल्डर जॉइंट से नीचे आर्म के अंदर हमने पढ़ा कि बाइसेप, कोरोकोब्रेकियालिस और ब्रेकियालिस मसल पैरालिसिस के अंदर चलेगी। इसकी वजह से क्या होगा? शोल्डर जॉइंट पर फ्लेक्शन नहीं होगी। फ्लेक्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोरोकोब्रेकियालिस पैरालिसिस के अंदर चला गया। और क्या होगा? और साथ हमारी एल्बो जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि बाइसेप ब्रेकियाई और ब्रेकियालिस पैरालिसिस के अंदर चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब है शोल्डर जॉइंट के ऊपर पहले देखें तो एडक्शन हो गई हुई है और मीडियल रोटेशन हो गई हुई है शोल्डर जॉइंट के ऊपर। उसके बाद एल्बो पे अगर देखा जाए तो एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन परफॉर्म नहीं हो रही, तो एक्सटेंडेड है हमारी एल्बो। और उसके बाद हम नीचे आते हैं और तो क्या होता है? सुपिनेटर मसल, वो भी पैरालिसिस के अंदर गया है, तो सुपिनेशन नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि सुपिनेशन हमारी पाम जो है वो बिल्कुल एंटीरियरली नहीं आ सकती। तो क्या होगा? ये नीचे को चल जाएगी, ऐसे प्रोनेटेड हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोनेशन हो जाएगी। उसके साथ साथ और क्या होगा? उसके साथ ये प्रोनेशन होगी, उसके बाद हमारे जो एक्सटेंशन मसल्स है आर्म और फोर आर्म के, वो हमारे पैरालिसिस के अंदर चले गए हैं। अब उनके पैरालिसिस में जाने से हमारी फोर आर्म और हैंड के ऊपर एक्सटेंशन परफॉर्म नहीं होगी, तो इसका मतलब है फ्लेक्सर मसल जो काम कर रहे हैं, तो फ्लेक्शन हो जाएगी हमारी रिस्ट जॉइंट के ऊपर और फिंगर्स की भी फ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली हमारे पास डिफॉर्मिटी कैसे की बनेगी? डिफॉर्मिटी इस तरह से होगी कि शोल्डर जॉइंट पर एडक्शन हुई है और मीडियल रोटेशन हुई है। एल्बो जॉइंट पर क्या हुई है? एल्बो जॉइंट पर एक्सटेंशन है और सुपिनेशन हुई है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है? सुपिनेशन वगैरह हुई है ना, सॉरी प्रोनेशन हुई है, क्योंकि सुपिनेटर मसल तो काम नहीं कर रहा, प्रोनेशन हुई है। अब प्रोनेशन हुई है और क्या होगा? रिस्ट जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन हुई है, क्योंकि एक्सटेंशन मसल तो काम नहीं कर रहे, तो फ्लेक्शन हुई है हमारी रिस्ट जॉइंट के ऊपर भी और फ्लेंजेस यानी कि रिंग फिंगर्स के ऊपर भी, क्योंकि एक्सटेंसर मसल काम नहीं कर रहे, फ्लेक्सर मसल काम कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे पास डिफॉर्मिटी कुछ इस तरह से बनेगी। वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, इस तरह से हमारा हैंड कुछ चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस डिफॉर्मिटी को हम क्या बोलेंगे? आर्म्स पैरालिसिस। तो ये सारा था हमारे पास आर्म पैरालिसिस के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।